जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए, जैसे कि हमने पहले बताया था कि हम लोग जो है चैप्टर वाइज जो है बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस वो कवर कर रहे हैं, जिसमें एक पार्ट का जो चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव है 36 वो आपको दे दिया गया था। अगर उसको आप दोस्तों नहीं देखे हैं तो इससे पहले एक चैप्टर को जो है देख लीजिए और आगे चलिए दोस्तों। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2। इसमें दोस्तों आज हम फिर आपके लिए 35 प्रश्न लाए हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को सिलसिला जारी करने से पहले दोस्तों आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो है आपको नेक्स्ट वीडियो समय से अपडेट मिलता रहे। चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हुए आगे हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं, जिसमें दोस्तों यह जो पहला जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि परागण में अवनमन के समय कितनी कोशिकाएं होती है। इसमें दोस्तों हम लोग को देख लेना है। इसमें ऑप्शन दिया है 1 में 1, 2 में 1 या 2, 2 में 2 या 3 और 4 में दिया है 3 या 4। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 2 या 3, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है ऐसी केसर में कितने अंग होते हैं। इसका आंसर दोस्तों 3 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। आगे दोस्तों कह रहा है एक परिपक्व भ्रूण कोश में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो अगर कोशिका की पूछ रहा है संख्या तो इसमें दोस्तों हमारा जो हो जाएगा वो 7 होगा, इसीलिए कोशिका संख्या 7 होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है एक परिपक्व भ्रूणकोश में केंद्रिकाओं की संख्या, ऊपर जो कोशिकाओं की संख्या पूछा था और भ्रूणकोश में यहाँ पूछा है केंद्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो जो केंद्रिका होते हैं वो 8 होते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। दोस्तों इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि बाकी भी क्वेश्चन जो है उसको दिखाई जाना 1 नंबर जरूरी है लास्ट वाला। तो दोस्तों कह रहा है कि परागकण कारक कारक होते हैं अजीवी जीवीय दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों परागकण जो होता है अजीवीय भी होता है अजीवीय भी होता है, इसलिए ना हमारा 1 सही होगा ना 2। यहाँ जो 3 में दिया है दोनों, इसलिए हमारा ये जो हो जाएगा ये हमारा ऑप्शन 3 जो है करेक्ट हो जाएगा दोनों। आगे दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें हम लोग इसको जूम कर लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि देखने में आसान रहेगा, इसको समझने में आसान हो जाएगा हम लोग के लिए, तो ये ज़रूरी है। कह रहा है कि बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी। इसमें दिया है ऑप्शन में नवास चिन, रॉबर्ट ब्राउन, लीवेनहॉक और रॉबर्ट हुक। तो बहुभ्रूणता की खोज लीवेनहॉक ने किया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो 3 करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है लैंगिक जनन का अंतिम परिणाम क्या होता है। मतलब लैंगिक जनन में जनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। तो कह रहा है कि लैंगिक का अंतिम परिणाम क्या होता है, मतलब सबसे लास्ट में क्या बनता है। तो उसके बाद अंतिम परिणाम इसका दोस्तों बीज होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 नंबर क्या है करेक्ट है। आगे दोस्तों कह रहा है कि आवृत्ति बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक निम्नलिखित में से किन में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों कह रहा है बीजचोल, 2 में भ्रूण, 3 में भ्रूणपोष और 4 में कह रहा है बीजपथ। तो दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो भ्रूणपोष हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है 3 करेक्ट है। आगे दोस्तों कह रहा है कि फ्लोरिकल्चर से तात्पर्य है, यानी फ्लोरिकल्चर किस चीज़ से संबंधित है। ऑप्शन दिया है पुष्पों की खेती, शहद निकालना, आटे को गूँथना और ऑप्शन 4 है फर्श की सफाई। इसमें दोस्तों जब हम पुष्प की खेती माने फूल की खेती करते हैं तो उसे हम कहते हैं फ्लोरिकल्चर, इसलिए फ्लोरिकल्चर जो है पुष्प की खेती से संबंधित है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों 3 नंबर पे, इसको भी हम लोग जूम कर ही लेंगे ताकि जो है हमारा क्वेश्चन को समझने में आसान रह जाए। चलिए आगे दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेहनत करके बनाया जाता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में साइंस वाले में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कह रहा है कि हरे नारियल जो हरा होता है, एक जिसको हम लोग पानी उसका पीने में बहुत पीते हैं, लोग जाकर मार्केट में पानी पीते हैं उसका, तो उसमें जो पानी पीते हैं वो होता क्या है। तो कह रहा है कि हरे नारियल का दूधिया जल, जो पानी दूध जैसा जल उसमें जो पाया जाता है जिसको पानी पीते हैं हम लोग, उसमें क्या पाया जाता है। तो कह रहा है कि तरल बीजाणु का है, तरल भ्रूण, तरल भ्रूणपोष, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हरे नारियल में जो दूधिया जो जल पाया जाता है वो तरल भ्रूणपोष होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष उपस्थित रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं।
दोस्तों, तो उसे हम कहते हैं एंडोस्पर्मिक, इसलिए हमारा ऑप्शन 3 जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि प्रकृति में 80% परागण होता है, मतलब 80% परागण किसके द्वारा हो जाता है? तो चिड़ियों द्वारा, मधुमक्खियों द्वारा, चमगादड़ द्वारा, घोंघा द्वारा। इसमें सबसे ज़्यादा जो परागण होता है वो मधुमक्खी द्वारा होता है, मधुमक्खियों द्वारा, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो 2 करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि पैरोगेमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूणकोश तक पहुंचती है? इसमें ऑप्शन 1 है माइक्रोपाइल, इंटेगुमेंट, 3 नंबर चैलाजा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रोपाइल, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। आगे दोस्तों थोड़ा सा इसको हम आगे कर लेते हैं, जिससे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो समझ में आ जाए। तो कह रहा है कि 1000 परागकणों के निर्माण हेतु कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 250। ठीक है, आगे दोस्तों हम चल जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे 4 नंबर पे। 4 नंबर में क्या कहता है उसको हम देख लेंगे। इससे पहले हम इसको थोड़ा सा ये जूम कर लेंगे तो बेटर रहेगा। तो इसको जूम कर लेते हैं, उसके बाद इसको समझेंगे हम लोग। तो जूम में अगर देखते हैं हम लोग, तो इसमें दोस्तों प्रश्न जो कह रहा है वो कह रहा है कि एनाट्रॉप्स बीजांड का आकार होता है। ऑप्शन दिया है वक्र, वक्र में टेढ़ा होता है। 2 नंबर दिया है गोल, ऑप्शन 3 सीधा, और ऑप्शन 4 दिया है उल्टा। तो दोस्तों इसमें जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा उल्टा। कैसा होता है? उल्टे आकार का होता है। अगला जो प्रश्न दोस्तों कह रहा है, यदि एक पौधे की लघु बीजाणु मृत कोशिका में 16 गुणसूत्र हो तो भ्रूणकोश में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 24, इसलिए हमारा ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट है। आगे दोस्तों कर रहा है निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? इसमें दोस्तों आंसर दिया, ऑप्शन दिया है एस्ट्रेसिया एवं घास, 2 नंबर सरसों, 3 नंबर दिया है साइट्रस एवं आम, और 4 नंबर दोस्तों दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा एस्ट्रेसिया तथा घास, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट होगा। अगला जो प्रश्न दोस्तों है कह रहा है निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? इसमें ऑप्शन 1 अंडाणु, 2 में भ्रूणपोष, 3 में युग्मनज, और 4 में इनमें से कोई। तो द्विगुणित जो होता है वो होता है युग्मनज कहलाता है। अगला जो दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि पुष्पासन खाया जाता है। इसमें आंसर 1 नंबर ऑप्शन है शरीफा का, सेव का, नारंगी का, इनमें से सभी। दोस्तों ये प्रश्न का मतलब है कि इनमें से कौन ऐसा फल है जिसका हम पुष्पासन खाते हैं? तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा सेव का। सेव का पुष्पासन ही खाया जाता है, इसलिए ऑप्शन 2 नंबर जो है हमारा क्या है? करेक्ट है। आगे दोस्तों हम कह रहा है इसमें कि उन्मिल्य परागण वाले पौधे में निश्चित रूप से होता है स्वपरागण, परपरागण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसमें दोस्तों स्वपरागण होता है, इसीलिए हम ऑप्शन 1 जो है करेक्ट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड 5 नंबर पे। इसमें दोस्तों क्या कह रहा है, हमेशा की तरह इसको भी हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इससे पढ़ने में क्या रहेगा? सुविधा रहेगा। चलिए दोस्तों आगे हम देखते रहेंगे और वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ही उपयोगी 2023 के एग्ज़ाम के लिए 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न जो है आपको अगर देख लेते हैं, इसको याद करने में क्या जाता है? कुछ नहीं जाता है, 2 बार देखेंगे पूरा कंठ कर याद हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। कह रहा है कि आवृत बीजों में लैंगिक जनन के आधार हैं। इसमें 1 नंबर दिया है पुष्प, 2 नंबर बीज, 3 नंबर फल, और 4 नंबर दिया है भ्रूण। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्प, ऑप्शन 1 नंबर सही। कह रहा है कि पुष्पों में स्थित केसर के जयांग संतति किन जनन अंगों का प्रतिनिधित्व करते हैं? जिसमें ऑप्शन 1 नर जनन अंग, 2 नंबर मादा जनन अंग, 3 नंबर परागकण, और 4 नंबर बीज है। इसमें आंसर दोस्तों हो जाएगा हम लोग का मादा जनन अंग, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है। आगे दोस्तों कह रहा है कि परागकण विकसित होते हैं, मतलब परागकण कहाँ विकसित होता है? तो इसमें लघु बीजाणुधानी, गुरु बीजाणुधानी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका हो जाएगा जो परागकण होता है वो लघु बीजाणुधानी में विकसित होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि भ्रूणकोश की उत्पत्ति किससे होती है? ऑप्शन दिया है पराग नलिका से, लघु बीजाणु से, गुरु बीजाणु से, और लघु बीजाणुधानी से। तो इसका दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा ये भ्रूणकोश होता है वो लघु बीजाणु से उत्पन्न होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला जो दोस्तों प्रश्न कर रहा है कि परागकण किस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 मादा युग्मक जनन,
2 नंबर नर युग्मक जनन, 3 में दोनों और 4 में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो जो परागकण जो होते हैं वो नर युग्मक जनन का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे दोस्तों कह रहा है कि जनन छिद्र परागकण के किस भित्ति में पाया जाता है। ऑप्शन 1 बाह्य भित्ति, 2 नंबर आंतरिक भित्ति, 3 नंबर दोनों में और 4 नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह जनन छिद्र परागकण जो है यह बाहरी भित्ति में पाया जाता है, इसलिए यहाँ दोस्तों हमारा आंसर जो हो जाएगा बाह्य भित्ति होगा और ऑप्शन 1 नंबर करेक्ट होगा। आगे चलते हैं दोस्तों 6 नंबर स्लाइड में, इसमें देखते हैं क्या है। इसको भी हम लोग जूम कर लेते हैं, सही रहता है जूम करने से। आगे दोस्तों इसमें कह रहा है कि प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक होते हैं। कह रहा है 1 नंबर अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो त्रिगुणित होगा, इसीलिए हमारा जो ऑप्शन 3 जो है सही है। परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण के अंदर बीजपत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें दोस्तों आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट है। आगे दोस्तों कह रहा है कि परिपक्व एक बीजपत्री भ्रूण में बीजपत्रों की संख्या कितनी होती है। इसमें हमारा आंसर 1 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट है। कह रहा है कि निषेचन के पश्चात फल का निर्माण किससे होता है। बीजांड से, अंडाशय से, अण्ड से, दलपुंज से। तो निषेचन के बाद फल का निर्माण जो होता है वो दोस्तों अंडाशय से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। आगे दोस्तों कह रहा है कि द्विनिषेचन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। ऑप्शन दिया है 1 नंबर लीवेनहॉक, 2 नंबर रॉबर्ट हुक, 3 नंबर दिया है निवासचिन, 4 नंबर में दिया है मेडल। तो दोस्तों द्विनिषेचन की खोज निवासचिन ने किया था, इसलिए ऑप्शन 3 हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे जो दोस्तों प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि बिना निषेचन के फल उत्पन्न होने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो वैसा फल जो बिना निषेचन के होता है उसे हम अनिषेक फलन कहते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो 3 करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने इस चैप्टर 2 में 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि चैप्टर 3 में। तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए, स्टडी करते रहिए। 24 में अगर बढ़िया से रिजल्ट लाना है तो पढ़ना बहुत जरूरी है। मेहनत करिए और रिजल्ट की चिंता मत करिए, रिजल्ट तो खुद आएगा। थैंक यू।